दमदार 10 में बात करेंगे नागपुर के दंगाइयों के पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की। पुलिस नागपुर को दंगों की आग में झोंकने वाले एक दंगाई की पहचान कर रही है, एक एक दंगाई की पहचान कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सबको जल्द से जल्द पकड़कर उन पर एक्शन लिया जाए। अब तक 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। महाराष्ट्र एटीएस की नागपुर दंगे की जांच में जुट गई है। वहीं नागपुर में आज लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू है। शहर शांत है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं दंगे के सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। इंडिया टीवी के पास नागपुर दंगे की एफआईआर कॉपी है। एफआईआर में 51 नामजद आरोपियों के नाम। दंगाइयों पर पुलिस ने लगाई हैं 57 धाराएं। एक ही समुदाय के हैं सभी नामजद आरोपी। तो दंगा किसने किया? या औरंगजेब का प्रेम कैसे दंगे वाली साजिश के रूप में नागपुर में उभर कर आया, वो तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब पुलिस एक एक दंगाई की पहचान कर रही है और अब तक 46 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन जो एफआईआर है वो इंडिया टीवी के पास है। एफआईआर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, 51 नामजद आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। दंगाइयों पर पुलिस ने 57 धाराएं लगाई हैं और ये तमाम दंगाई जो सीसीटीवी में कैद हुए, जो अपने चेहरे को छिपाकर पत्थरबाजी कर रहे थे, वो सभी एक ही समुदाय के हैं। फिलहाल नागपुर में 2 दिन बाद भी सड़कों पर दंगे के निशान गली गली नजर आ रहे हैं। महल इलाके की शिरके गली पहुंचे हमारे संवाददाता राजेश ने एक रिपोर्ट भेजी है। दंगाइयों ने किस तरह उत्पात मचाया, इस रिपोर्ट में समझिए। सोमवार रात को नागपुर के कुछ इलाकों में जो दंगा हुआ, उसके निशान अभी भी आपको महाल और हंसापुरी जैसे इलाकों में दिख जाएंगे। इस वक्त मैं महाल में हूं और महाल के शिरके गली में हूं और यहां पर लाइन से कई सारी गाड़ियां टूटी हैं और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। इस कार को एक आग के हवाले किया गया था। पूरी तरीके से एक कार जो है वो जलकर राख हो चुका है और लपटें देखिए कहां तक उठी हैं, यानी कि 20 फीट ऊंची ये दीवार होगी और ऊपर तक आपको इस दीवार पे जो कालिख लगी हुई है उससे आपको समझ में आएगा कि लपटें कितनी तेज होंगी। और जब कार में आग लगी थी तब उस वक्त यहां पे किस तरीके से खौफ का माहौल कायम हुआ होगा। और पास में जो खिड़की है, यानी कि इस घर की खिड़की जो है, उसके खिड़की में भी आग जो है वो पकड़ रहा था और वो भी आधा जल चुका है और पूरा धुआं जो है वो घर के अंदर जा रहा था। घर के लोग जो थे वो खौफ में जी रहे थे, क्योंकि बाहर वो निकल नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर वो दंगाई मौजूद थे, क्योंकि बाहर वो सैकड़ों की संख्या में हाथ में पत्थर लेकर वो दंगाई मौजूद थे, जो इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई बाहर निकलता है इन घरों से तो उन पर वो पत्थरों से हमला कर दे। पुलिस यहां तक आई जरूर थी, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और दंगाइयों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यही वजह है कि पुलिस यहां से निकल गई और दंगाइयों को जो मन किया वो उन्होंने किया। आप लाइन से देखिए, यहां पर गाड़ियां जो हैं वो तोड़ी गई हैं, चकनाचूर की गई हैं और इस जगह का वीडियो भी है। पुलिस भी थी यहां पे, लेकिन पुलिस कम संख्या में थी, जिसके वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। दंगाइयों ने जब पत्थर फेंकने शुरू किए तो पुलिस वाले पीछे हटे और दंगाई इस गली में अंदर आए और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो घर के बाहर लोगों ने पार्क कर रखी थी और उसमें इस तरीके से तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। और भी मैं आपको आगे दिखाऊं, आगे भी गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं जिसके कांच तोड़े गए हैं। अभी भी लोगों ने अपने घरों के बाहर वो गाड़ियां जो है वो लगा कर रखी हैं और सोमवार रात को किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर उनके घर के बाहर इस तरीके से दंगा जो है वो क्यों फैलाया जा रहा है।
अब देखिए, नागपुर में दंगे के बाद पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब नागपुर में योगी मॉडल की तरह दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए प्लान बनाया जा रहा है। नागपुर के जिला अधिकारी के आदेश पर दंगे के नुकसान का प्रशासन फिलहाल पंचनामा कर रहा है। घरों, गाड़ियों से हुए नुकसान का पंचनामा किया जा रहा है। पंचनामा की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी जाएगी। कल ही चंद्रशेखर बावनकुले ने नुकसान के पंचनामा के आदेश दिए थे। तो जैसा उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के मुताबिक दंगाइयों से ही संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाती है, कुछ ऐसा ही नागपुर में भी किया जाएगा। फिलहाल नागपुर के दंगाइयों का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। दंगे वाले इलाके में फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। इलाके को सील करके एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम सबूतों की वीडियोग्राफी भी कर रही है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि उन उपद्रवियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने नागपुर में कोहराम मचाया है। हंसापुरी इलाके में मैं मौजूद हूं और इस इलाके में सबसे ज्यादा गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई, गाड़ियों में आग लगाई गई और ऐसे ही एक सड़क पर इस वक्त मौजूद हूं और वहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो आई हुई है और इस स्ट्रेच में सबसे ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गए हैं। तकरीबन 16 से 17 गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, साथ ही आगजनी की गई है। तो फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुंची है, नागपुर पुलिस के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो ईंट पत्थर है उसे फॉरेंसिक की टीम जो है वो जांच रही है। साथ ही जो शीशा पड़ा है, साथ भी ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई पेट्रोल बम या कुछ इसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। वीडियोग्राफी की जा रही है, आप तस्वीरों में देखिए। और पहले जगह को सिक्योर किया गया है। क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस पट्टी लगा के दोनों तरफ जगह को सिक्योर किया गया है, बैरिकेड किया गया है ताकि कोई भी इस वक्त सिविलियन जो है उस इलाके में न जा पाए। देखिए, नागपुर में जो दंगा भड़का, इसमें न सिर्फ गाड़ियों में पथराव किया गया, सिर्फ घरों पर पथराव किया गया, बल्कि पुलिस को भी इस दंगे में निशाना बनाया गया है। कुल्हाड़ी से डीसीपी पर हमला किया गया। घायल डीसीपी से बात की है मेरे सहयोगी योगेंद्र तिवारी ने। नागपुर में दंगाइयों पे काबू पाने के लिए नागपुर के डीसीपी अर्चित चांडक कॉम्बिंग ऑपरेशन में थे। उस दौरान उन्हें गंभीर रूप से उनकी पैरों में चोट लगी। कितने बजे चोट लगी, कैसे चोट लगी, अभी हालत किस प्रकार की है? अर्चित जी, क्या स्थिति थी? जी, वहाँ पे 7 बजे या उसके पहले से नारेबाजी तो शुरू हो गई थी होना और हमारा पुलिस का फोर्स भी पहुंच गया था। सीपी सर भी पहुंच गए थे। तो सर ने सब डीसीपीज को जो क्योंकि मैं तो ट्रैफिक संभालता हूँ, बट सर ने जितने भी डीसीपीज हैं, जितना भी शो ऑफ फोर्स हो सकता है, सबको बुलाया था। तो नारेबाजी फिर धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा कन्वर्ट हुई। उन्हें कायदा अपने हाथ में लेना शुरू किया और उसके बाद वो दगड़ फेंक फिर भी शुरू हुई 8:15 साढ़े 8 के दरमियान और हमारा फिर लाठीचार्ज भी साइमल्टेनियसली वो हुआ। तो 1-2 ऐसे गुट बन गए, लाठीचार्ज और दगड़ फेंक वाला वो ऐसा हो रहा है। बट वो जो स्टार्टिंग की दगड़ फेंक हुई, जो पत्थरबाजी हुई, उसमें एक बड़ा हमारा सामने ढाल भी थी लोगों की। हेलमेट भी हमने पहना हुआ था सब लोगों ने। बट इतने पत्थर आ रहे थे बड़े बड़े कि कुछ ना कुछ तो अंदर आना स्वाभाविक था और हम लोग जगह छोड़ नहीं सकते थे। अगर हम रिसीड करते या सीड करते तो हमारे आंग पे आते या वो शिवाजी पुतला को भी हम सब सेफ कर रहे थे तो उस तक भी पहुंच जाते। तो एक बड़ा सीमेंट का बोल्डर आके नी पे एकदम से लगा था, तब मुझे कुछ फील हुआ था। बट वो शुरुआत थी दंगों की या वायलेंस की, आप बोलिए। तो जस्ट शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद फिर 1-2 घंटा वो चला और 10:30-11 तक के फिर हमने वो कंटेन किया। टीयर गैस शेल्स फेंके, बहुत लोगों को हमने तभी ताबे में लिया। कड़क लाठीचार्ज भी हुआ। कल ही शुरू कर दिया ताबे में लेना, अरेस्ट करना। फिर अंदर जाके हमने कोम्बिंग भी शुरू करी गली गलियों में। वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ थी तो ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे थे। हमने उनको एकदम स्ट्रांग ये मैसेज दिया कि ऊपर से पत्थरबाजी अगर होगी तो उसका फिर जवाब मतलब वैसा ही मिलेगा प्रॉपर। तो वो थोड़ी कम हुई। फिर हम लोग घर में घुस के जो लोग छुपे थे उनको थोड़ा सा कोम्बिंग में निकाला। तो ये 10:30-11 बज गए काम में। अब देखिए, एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, घायलों का इलाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत भी हो रही है। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे इस हमले के बाद, दंगाइयों की इस करतूत के बाद काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि खाकी पर हमला करने वाले दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए,
ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा यहाँ ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा।